जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग अपनी अगली चैप्टर पे अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ाई करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी भाई बहन पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम टीचिंग विद सुशील में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास ये कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और आज अगली क्लास है, हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है आपका, करा कि किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं। किसी नदी या उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानस किसी सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। इन सभी का आपको अभी जस्ट इसके बाद थोड़ा सा अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, इसी क्लास में, कि किस नदी का सहायक नदी कौन है, किसका कहाँ से उद्गम है। यानी कि इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को ये सब एक ही जगह पर मिल जाएगा देखने के लिए कि किसकी सहायक नदी कौन कौन नदियाँ होती हैं और कौन किसका उद्गम स्थल कहाँ से है और कौन किस नगर में बहती है। तो इन सभी का लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा आपका क्वेश्चन का आंसर सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे चलते हैं। हम लोग करा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश देश से होकर प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी कौन सा भाई? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो गोमुख से। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? गोमुख से। किससे भाई? तो गोमुख से। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेह, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर स्थित है। लेह जो लेह लद्दाख यानी कि लेह जो है वो सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाएं तट पर अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल दोनों के एक ही हैं। कह रहा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ये देखिए दो बार क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से एक बार इसको भी कहा जाता है सांगपो, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर कह रहा है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। कौन सा है भाई? कानपुर है। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। चलिए, कहा कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती नदी है। कौन सी नदी है भाई? तो गोमती नदी है जो पीलीभीत में है। ठीक है, कौन सी नदी है? गोमती नदी है। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे देखिए इस मैप में दिया हुआ है कौन सी नदी कहाँ पर है, प्रमुख नदियाँ एवं बांध भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान में सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी आपको दिखाई दे रहे हैं सब यहाँ से यहाँ तक। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये सब नदियाँ दिखाई दे रही हैं। ये सब कहाँ गिर रही हैं? इधर। ठीक है ना, देखिए सिंधु नदी हो गया, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, फिर सतलज नदी।
ये सब नदियाँ इधर पर, और उसके बाद फिर सिंधु नदी इधर से होते हुए, अब उसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा सलाल प्रोजेक्ट इधर है, उसके बाद ब्यास नदी है, फिर भाखड़ा नांगल बांध भी है, टिहरी बांध है यहाँ पे बसा हुआ है, उसके बाद गंगा नदी से होते हुए ये आ रहा है। तो यानी कि मिला जुला करके पूरे आपके मैप में भी दर्शा दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन करिए और सभी क्लास का पीडीएफ आप पा सकते हैं सेम इसी तरह। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आप लोग पीडीएफ से मैप को देख लीजिएगा और वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए कह रहा कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है? देखिए कह रहा है कि सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो तिब्बत से। अभी इसके बाद पहले हम लोग देखें ये तीनों नदियाँ जो यहाँ पे दिखाई दी थी आपकी, कि सिंधु, देखिए कह रहा था सिंधु नदी, सतलज नदी, इसका भी देखिए इधर से है, और उसके बाद एक और कौन सा था भाई? सिंधु सतलज, और देख लेते हैं उसको, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी आपका कहाँ से, इन सब का कहाँ से उद्गम स्थल होता है? तो तिब्बत से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का लगभग एक ही जगह से उद्गम स्थल है, एक ही जगह है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी? तो मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। कह रहा है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा से। किससे? अलकनंदा से है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी पर स्थित है भाई? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। जो बद्रीनाथ का मंदिर है वह अलकनंदा नदी पर स्थित है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? अब यमुना नदी का उद्गम स्थल तो बंदर पूंछ श्रेणी से के यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो बंदर पुंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, चलिए इसको आगे देखिएगा। कह रहा है कि दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी। जो हुगली नदी है वह दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो चिनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। ये जो नदियाँ होती है ये हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। अगला कह रहा है कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है भाई, अभी बिहार में देखिए है। उसके बाद फिर ये सबसे अधिक अपना मार्ग विचलित होती है, अपने मार्ग से बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है भाई? कोसी नदी है। अभी बिहार में देखिए कितना बाढ़ आ रहा हुआ। ठीक है, चलिए ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। ये जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार के पलामू जिलों से निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो दामोदर नदी के कारण। किसके नदी के? दामोदर नदी के। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो बेतवा नदी पर। किस पे भाई? बेतवा। राजघाट नदी घाटी की परियोजना किस नदी पर की गई है? तो बेतवा नदी पर। किस पे? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त है ये। चलिए आ जाते हैं। भारतीय नदी प्रणाली है जो, ये इसको देख लीजिएगा। भारतीय नदी प्रणाली है। कह रहा कि भारतीय नदी प्रणाली देखिएगा यहाँ से। अब ये दो भागों में बट रहा है। ये हिमालयी नदी तंत्र है और ये
प्रायद्वीपीय नदी है। हिमालय नदी का यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और प्रायद्वीपीय यानी पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम। तो पश्चिमी घाट से कौन कौन सी होती हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी। ये 4 नदी होती हैं जो पश्चिमी घाट से उद्गम होती हैं। और ये जो 3 नदी हैं, महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी, ये विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ हैं। तो ये आपके पूरा प्रणाली दिया हुआ नदी का। अब इसको आप देख लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टीचिंग विद सुशील टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ज्वार नद मुख एस्चुरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, संरचना का निर्माण करती हैं। कौन कौन? नर्मदा एवं ताप्ती नदी। आगे करा कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी हैं। कौन सी हैं? नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, देखिएगा यहाँ से। करा कि अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ये भी तो हम लोग देख लिए। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे करिए, सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की दिशा की ओर। किसकी दिशा की ओर? तो पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। भूमि बंधित एवं अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। लूनी नदी को भूमि बंधित एवं अंतर्वाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट को करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा भाई। चलिए करा कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है कि बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है। किस नदी से? गंडक नदी से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा कि कपिला किस नदी की सहायक नदी है? ये जो कपिला नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए लंबाई के हिसाब से पहले गोदावरी है, उसके बाद फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती नदी है। तो इन दोनों में, इन चारों में सबसे बड़ी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर उसके बाद ताप्ती नदी। ये चारों हैं इनकी लंबाई के हिसाब से। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। आगे करा कि दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का है दक्षिण भारत में। ठीक है, करा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। किसकी? तुंगभद्रा की। आगे देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कौन सी नदी करती है भाई? कावेरी नदी करती है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसी तरह तो भाई, तो ये देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। कह रहा कि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पांडुचेरी राज्यों से होकर प्रभावित होती है। कावेरी नदी कहाँ से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर के प्रभावित होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। फिर से देखिएगा, कह रहा कि मंदाकिनी नदी
चौड़ा सॉरी मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलते हुए सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो ये रहा आपका। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। करा कि भारत की प्रमुख नदियाँ, अभी आपको बताए थे कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा जो प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदी और उनका संगम स्थल और उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका सिंधु नदी। अब सिंधु नदी देखिएगा, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत से। तिब्बत में मानसरोवर झील से है। और अन्य नदी यानी कि सागर में संगम स्थल क्या है इसका? कराची, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में होता है इसका संगम। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है भाई उसको देख लेते हैं हम लोग। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, और ये क्या है भाई थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, जास्कर, गौरवचू, श्योक, सिगार, गिलगित। तो ये सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये सब है पूरा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप इसको लिख लीजिएगा, याद करिएगा पीडीएफ के साथ। अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से भाई? मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है राकसताल यानी कि मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से है। इसका जो संगम स्थल है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी तथा मीठाकोट के निकट सिंधु नदी में होता है। और इनकी जो सहायक नदी होती है सेप्ती, वास्पा और ब्यास नदी होती है। देखिए ब्यास नदी सिंधु नदी की भी होती है, सतलज नदी की भी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो सतलज नदी है उसका सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सिप्ती, वास्पा और ब्यास नदी। और तीसरा होता है झेलम नदी। झेलम इसका कहाँ से होता है? कश्मीर के बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है, जो झेलम का है। देखिए ये भी बेरीनाग झरने से, झेलम का झरने से होता है, बेरीनाग झरने से कश्मीर में। ठीक है, और इसका जो संगम सागर संगम स्थल है ये त्रिमु के निकट चेनाब नदी में होता है। और इसकी जो सहायक नदी है ये किशनगंगा, लिदार, करवेश, पुंछ, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाता है रावी नदी। कौन आता है भाई? रावी नदी आ जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका रावी नदी। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रावी नदी पर। ये देखिए यहाँ पे दुआ हुआ है। अब इसका जो उद्गम स्थल है ये है कांगड़ा जिले यानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है। यानी कि रावी नदी का जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में? तो कांगड़ा जिले में है। और इनका जो संगम स्थल है झांग जिले से की सीमा पर चिनाब नदी से है। और इनकी जो सहायक नदी है वो चिनाब ही है, बस एक ही सहायक नदी है इसकी। ठीक है, आ जाते हैं ब्यास नदी। ये रोहतांग दर्रे से ये भी होता है। और ये हरिकेश के पास सतलज नदी से संगम स्थल होता है इसका। और इनकी जो सहायक नदी है पार्वती, सैंज, तीर्थन और ऊहल, ये चार इनकी सहायक नदियां हैं। अब आ जाते हैं गंगा नदी। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है तो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से हुआ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? गोमुख से। कहाँ से भाई? गोमुख से है। और इनका जो आपका संगम स्थल है ग्वालेंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में होता है। और देखिए अब इनकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा है, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, इनकी ये सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये इनकी सहायक नदी होती है। किसकी? गंगा नदी की। आ जाते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी
अब इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि ये बंदर पुच्छ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल होता है। तो गंगा का गौमुख से और यमुना का यमुनोत्री से होता है। और इनका जो संगम होता है प्रयागराज में गंगा नदी में होता है। यमुना नदी की संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में गंगा नदी में होता है। और इसकी सहायक नदी जो है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये जो इनकी होती है सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। आगे कह रहा है कि गोमती नदी, यमुना नदी के बाद कौन से आते हैं भाई? गोमती नदी। अब गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से इसका उद्गम स्थल होता है और ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में संगम करती है। और उसके बाद इनकी जो सहायक नदी होती है सई, जोमकाई, बरना और गच्छई, जूहा, ये सब होती है इनकी सहायक नदी। और घाघरा नदी जो होती है तिब्बत के मापचाचुंगो हिमनद से इनका उद्गम स्थल होता है घाघरा नदी का। और ये छपरा के निकट गंगा नदी में संगम स्थल करती हैं। और इनकी जो सहायक नदियां होती हैं ये राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इनकी सहायक नदियां हैं। चलिए आ जाते हैं अगले पे, कोसी नदी। कोसी नदी। अच्छा, अभी तो घाघरा था, आप जाते हैं गंडक नदी। ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम स्थल होता है। और ये पटना के समीप सोनपुर नदी में इनका संगम होता है। और ये काली गंडक, त्रिशूली गंगा इनकी जो सहायक नदी है। ठीक है, आ जाते हैं अगला, कोसी नदी। ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम के माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से इनका उद्गम स्थल होता है। ये भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इनका संगम होता है। और ये इनकी जो सहायक नदी है ये सनकोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, लखू, दूध कोसी, अरूण, तामूर कोसी, ये सब कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है इसका। और ये इटावा के पास यमुना नदी में संगम स्थल होता है। और काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, दूध नदी, इटीसी यानी कि इत्यादि, ये जो इनकी होती है सहायक नदियाँ। ठीक है, इनकी ये सब सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए ढेर सारा दिया हुआ है सहायक नदियाँ, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। जो साबरमती नदी होता है वो कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे चलकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बनता क्या है, देखिएगा। कह रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो महानदी। ये जो महानदी होती है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांशतः लवड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। किसका? बंगाल की खाड़ी का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। जो महात्मा गांधी सेतु है ये किस में है? तो बिहार में। तो बिहार के लिए स्पेशल में भी ये आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। गंगा नदी पर जो निर्मित है महात्मा गांधी सेतु, ये कहाँ पर है? बिहार में है, पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ पे गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला कह रहा है कि विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो हुगली नदी को। ये विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है किसको? हुगली नदी को। चलिए आ जाते हैं। कह रहा कि संकोश नदी किन 2 राज्यों को के मध्य सीमा बनाती है? तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश। असम एवं अरुणाचल प्रदेश। कह रहा कि अगला, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद। पंचनद में कौन 5 नदियाँ आती हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं।
झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। कहाँ से? कश्मीर के वेरीनाग झरने में। आगे देखिएगा, हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का प्रवाह मौसमी होता है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मास निकलती हैं और ये जो प्रायद्वीपीय होती है वह मौसम के हिसाब से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एडन नहर किस नदी से निकलती है? तो दामोदर नदी से। किससे? दामोदर नदी से निकलती है। चलिए आ जाते हैं आगे करा, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। इनको भी देख लेते हैं भाई, इनको भी देख लेते हैं किस नदी पर कौन सा शहर या नगर बसा हुआ है। अब देखिए, लेह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी पर, श्रावस्ती ताप्ती नदी पर, कोटा चंबल और पटना गंगा नदी पर स्थित है। देखिए पटना बिहार का पूछ सकता है, तो बिहार गंगा नदी पटना जो जिला है वो आपका गंगा नदी पर स्थित है। वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर है। गया फाल्गु नदी से, जो गया भी बिहार में ही पड़ता है लेकिन ये फाल्गु नदी से के तट पर स्थित है, इसके किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और फर्रुखाबाद गंगा नदी के, बैतूल ताप्ती नदी के, और हैदराबाद मूसी नदी के, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, और फतेहपुर गंगा नदी के तट पर, सूरत तापी नदी या ताप्ती नदी के तट पर। सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के तट पर है। और सूरत जाने के लिए एक ताप्ती गंगा एक्सप्रेस होता है ना ट्रेन, तो उससे आप याद रखिएगा, सूरत जाते हैं तो ताप्ती नदी से जाते हैं। ठीक है। और तिलैया जो होता है बराकर नदी के तट पर स्थित। कटक महानदी के, गोरखपुर राप्ती। देखिए गोरखपुर ये यूपी में है लेकिन गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। इटावा यमुना नदी के, मंगलौर नेत्रवती और विदिशा जो है तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और आगे देखिएगा, यहाँ से भुवनेश्वर महानदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, बलिया गंगा नदी पर, कन्नौज गंगा नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे कोई भी हो, यूपी स्पेशल में भी पूछे जाते हैं। यूपी के जो जिले हैं नगर हैं, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती पर, ये कई बार पूछा है, अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पे बसा हुआ है? साबर नदी के तट पर। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे यहाँ पर बैतूल तक हुआ था। अब देखते हैं इसको क्या, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर, कुरनूल तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। मथुरा यमुना नदी पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पुणे मूलायुथा नामक नदी के तट पर स्थित है। चेन्नई अडयार, जो चेन्नई है वो अडयार तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर, पढ़रपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है। अब आ जाते हैं 20वां हो गया था प्रयागराज गंगा एवं यमुना दोनों। देखिए प्रयागराज वहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है, इसलिए प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों के तट पर स्थित है। और रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी व अलकनंदा नदी के, और देवप्रयाग जो है भागीरथी व अलकनंदा नदी के तट पर है। जमशेदपुर ये कहाँ पे है? स्वर्णरेखा एवं खरकई, रांची का है ये, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा बेतवा नदी के, भरूच नर्मदा नदी के तट पर, अयोध्या सरयू घाघरा, सरयू को घाघरा यानी कि अयोध्या कहाँ पे है? सरयू नदी के तट पर है। ठीक है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के तट पर है। रावत भाटा चंबल नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, मंडी ब्यास नदी के तट पर है। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं अब इस पे। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसमें कहाँ तक हुआ था। चलिए हाजीपुर बंगलुरु वृषभावती, हाजीपुर गंडक नदी पर, आगरा यमुना नदी पर, भागलपुर गंगा नदी पर, भागलपुर बिहार में लेकिन गंगा नदी के तट पर स्थित है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सांची बेतवा नदी पर, मुंगेर गंगा नदी पर, ग्वालियर चंबल नदी पर,
और श्रीनगर जो होता है झेलम नदी पर, मुरादाबाद रामगंगा पर, और तिरुचिरापल्ली, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको, तिरुचिरापल्ली ये जो होता है आपका तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर है, और हरिद्वार गंगा नदी पर, चंबा रावी नदी पर, गांधीनगर साबरमती पर है। गांधीनगर कहाँ पे है? साबरमती नदी पर। नांदेड़ गोदावरी नदी पर, और मदुरै वैगई नदी पर। हावड़ा हुगली अजमेर लूनी नदी पर है। जौनपुर गोमती, मंडी ब्यास, भरूच नर्मदा, पणजी मांडवी, बक्सर गंगा नदी पर है। नासिक गोदावरी नदी पर है। सबलपुर महानदी पर, और ये यहाँ से देखिएगा श्रीरंगपट्टनम ये होगा था कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पढ़रपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा नदी पर है। नेल्लोर पुन्नेरी नदी पर स्थित है। और ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये है तंजावुर कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं, और इन नदियों के तट पर कौन कौन से नगर बसे हुए हैं इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन कर रहा है फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी पर के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब ये रहा आपका पूरा ये नदी से संबंधित प्रश्न, और इनकी जो तट पे बचे शहर थे, नगर थे, इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ा भी। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।